अधीश मंदार पहुंच चुका था। बम्मन को बाहर ही रहने का आदेश देकर वो आगे बढ़ा। मंदार में पहला कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो अपने घर वापस आ गया है। इस बार वो नई उपलब्धियों के साथ लौटा था। लेकिन गुरु सूर्यभान क्या उसकी इस नई सफलता से वास्तव में प्रसन्न होंगे? क्या अधीश बम्मन को अपने साथ मंदार में प्रवेश दिला सकेगा? अधीश ने मंदार के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। आने से पहले ही उसने वायु भवन का अपना चोगा उतार कर रख दिया था, ताकि आगे उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य द्वार से कुछ ही दूर पर वो स्तंभ था जहां शुकमान बैठा रहता था। अधीश की नजर अनायास ही उस स्तंभ की ओर उठ गई, लेकिन आज वहां सुंदर पंछी शुकमान नहीं बैठा था। अधीश को यह बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन काफी देर यहां वहां देखने के बाद भी शुकमान नहीं दिखाई दिया, तो वो आगे बढ़ गया। मंदार में बाकी सब सामान्य ही दिखाई दे रहा था। छात्र छात्राएं कक्षाओं में जा रहे थे और अधीश पर नजर पड़ते ही उसे झुककर प्रणाम करते। लेकिन अधीश ने सीधे अपने कमरे में जाने की बजाय पहले गुरु सूर्यभान के पास जाने का फैसला किया। वो गुरु सूर्यभान के भवन की ओर चल पड़ा। पहली मंजिल पर गुरु पारसदेव हमेशा की तरह औषधि प्रयोग में जुटे हुए थे। अधीश ने विनम्रता से पुकारा, प्रणाम गुरु पारसदेव। पारसदेव ने औषधि प्रयोग बंद करके अधीश की ओर देखा और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, लेकिन मुंह से कुछ बोले नहीं। लेकिन गुरु पारसदेव को देखकर अधीश को झटका लगा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनका शरीर अस्थिर लग रहा था और आंखें बुझी हुई दिखाई दे रही थीं। अधीश ने पूछा, गुरुजी, कोई बात हुई है क्या? आप बहुत विचलित दिखाई दे रहे हैं। पारसदेव ने कुछ सोचकर जवाब दिया, बात यह है अधीश कि मैं जल्द ही मंदार छोड़ने वाला हूं। इतने साल हो गए हैं, लेकिन मेरी चेतना में मंत्र कभी स्थिर नहीं हुए। मैंने बहुत सी औषधियां तैयार की हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्रों को स्थिर करने में सफल नहीं हुई है। मैं इस तरह के जीवन से ऊब चुका हूं और थक गया हूं। कुछ समय पहले मैंने एक पूरी तरह से नया मंत्र बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा की तरह वो भी असफल ही रहा और नतीजा ये हुआ कि पिछले मंत्र और भी अधिक अस्थिर हो गए हैं। गुरु पारसदेव ने सब कुछ सरल शब्दों में बताया था। अपनी चेतना में मंत्रों की अस्थिरता के बावजूद उन्होंने नए मंत्र बनाने की कोशिश की थी, जो व्यवहारिक रूप से खुद को मारने के समान था। अधीश ने पारसदेव से पूछा, गुरुजी, मेरे पास कुछ औषधियां हैं, यदि आप चाहें तो। अधीश ये औषधियां तरंगम से लेकर आया था, लेकिन गुरु पारसदेव ने कोई भी औषधि लेने से साफ मना कर दिया। अधीश, बात यह है कि अब हालत बहुत बिगड़ चुकी है और कोई औषधि इसे ठीक नहीं कर सकती। इतना कहकर गुरु पारसदेव ने हरी औषधि की एक बोतल निकाली और उसे धीरे से हिलाया और कहा, देखिए मांत्रिक अधीश, यह औषधि 7वें स्तर के मंत्रों को स्थिर करने में सहायता कर सकती है, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं है। अधीश चकित रह गया। पारसदेव के पास वास्तव में बहुत अच्छी औषधि थी। अधीश ने पूछा, ऐसी क्या समस्या है गुरुजी? आप मुझे बता सकते हैं? एक पल चुप रहकर पारसदेव ने कहा, यह मोकरा औषधि है। अच्छा अधीश, एक ना एक दिन तो आपको इस औषधि की जरूरत पड़ेगी। यदि आप मुझसे एक बात का वादा करते हैं, मैं आपको ये मोकरा औषधि दूंगा, जो मेरे जीवन भर के शोध का उत्पाद है। इसके बारे में क्या राय है? अधीश ने महसूस किया कि आज गुरु पारसदेव कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। हालांकि यह औषधि उसके लिए एक बड़ा आकर्षण थी। अब तक वो अपनी मस्तिष्क क्षमता में विस्तार के लिए केवल नारायण के संयुक्त यंत्र और कुछ औषधियों पर ही निर्भर था। फिर भी अभी कुछ सालों तक उसे इस मोकरा औषधि की जरूरत नहीं थी। एक पल के लिए विचार करने के बाद अधीश ने कहा, गुरुजी बताइए, आप मुझसे क्या वादा चाहते हैं? गुरु पारसदेव का चेहरा कुछ गंभीर हो गया और उनके भाव बदल गए। अब मैं क्या कहूं अधीश, मेरी हालत अब बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना वादा चाहता हूं कि एक ना एक दिन तुम विक्रम को खत्म करोगे। अधीश चौंक पड़ा। विक्रम का नाम सुनकर उसे एक झटका लगा। गुरु पारसदेव को उसने आज तक सिर्फ शांत गंभीर रूप में ही देखा था और वे सदा अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर भयानक घृणा के भाव थे। अधीश ने सशंकित होकर पूछा, गुरुजी, मैं आपका मतलब नहीं समझा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एक ना एक दिन जरूर उसे खत्म करूंगा।
हालांकि अधीश को यह पहले से पता था कि नीलमणि को मारने के बाद उसके और विक्रम के बीच टकराव होना ही है। एक ना एक दिन वो मौका देखकर हमला जरूर करेगा, लेकिन अधीश पहले खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहता था। उतावलेपन में वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता था जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। अधीश ने बेहद संभल कर जवाब दिया। अधीश का जवाब सुनकर पारसदेव की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मांत्रिक अधीश का सिर्फ ये एक वाक्य ही काफी है। भले ही मैं इस जीवन में विक्रम को नहीं मार सकता मांत्रिक अधीश, लेकिन आप निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा दिन आता है अधीश, तो कृपया विक्रम को यह जरूर बता देना कि उसके हत्यारों में एक मेरे जैसा कमजोर और दयनीय व्यक्ति भी है। हाँ, एक कमजोर और कायर आदमी जो अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सका। अधीश ने गुरु पारसदेव को देखा, जो बहुत उत्तेजित थे और अपनी बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो अंदाजा लगा सकता था कि गुरु पारसदेव ने इस नफरत और दुश्मनी को बहुत लंबे समय तक अपने दिल में दबा रखा था, लेकिन वो मंदार में रहकर चुपचाप इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पारसदेव ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अधीश, मोकरा औषधि की अब केवल 3 बोतलें मेरे पास बची हैं और आज से सभी आपकी हैं, लेकिन मैं इस औषधि की विधि भी आपको दे दूंगा। अब जाइए, गुरु सूर्यभान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर गुरु पारसदेव ने औषधि की 3 बोतलें और विधि का पुलिंदा अधीश को सौंपा और अपने कमरे में वापस चले गए। अधीश कुछ देर अपने हाथ में ली हुई सामग्री को देखता रहा, फिर उसे अपने छल्ले में रख लिया। वे बहुत बहुमूल्य चीजें थीं, लेकिन गुरु पारसदेव ने इतनी आसानी से ये सब अधीश को दे दिया था। अधीश ने मन ही मन एक वादा किया, गुरु पारसदेव, एक दिन जरूर मैं आपसे किया वादा पूरा करूंगा। अधीश की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। फिर वो घूमा और गुरु सूर्यभान के कमरे की ओर चल पड़ा। भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर गुरु सूर्यभान के कमरे के बाहर अधीश खड़ा हुआ था। कमरे के बड़े दरवाजे बंद थे, लेकिन अधीश जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे तुरंत खुल गए। गुरु सूर्यभान को उसके आने की खबर पहले से ही थी। अधीश ने संकोच नहीं किया और तुरंत भीतर चला गया। भीतर जाते ही उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। इतना कहकर उसने गुरु सूर्यभान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। गुरु सूर्यभान की दोनों आंखें और अधिक खाली दिखाई दी और तीसरी आंख और अधिक लाल। अचानक गुरु सूर्यभान के माथे पर अंधकार नेत्र जल उठा और अधीश के पूरे शरीर को एक जबरदस्त दबाव ने अधीश के शरीर को घेर लिया। गुरु सूर्यभान ने पूछा, अधीश, आखिर तुम वापस आ ही गए। क्या कुर्दमान द्वीप पर तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा था? उनकी आवाज बहुत कर्कश थी। उनके स्वर से अधीश को लगा जैसे वे कुछ नाराज हैं। अधीश ने कहा, जी गुरुजी, कुछ परेशानी तो हुई थी और सच कहूं तो आपके रक्षा कड़े की बदौलत ही मैं सुरक्षित रह सका और मंदार लौट पाया। गुरु सूर्यभान ने एक लंबी आह भरी और कहा, इसका अर्थ है मैं सही था। वास्तव में तुमने ब्रेसलेट का उपयोग किया है। इतना ही नहीं, अपने व्यवहारिक रूप से इसकी शक्ति को सीमित कर दिया है। गुरु सूर्यभान आगे भी कुछ कहने वाले थे कि अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने कहा, अधीश बेटे, क्या तुमने दूसरी श्रेणी के भी सभी मंत्र स्थिर कर लिए हैं? एक औसत मांत्रिक ये नहीं जान सकता था, लेकिन गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र में असंख्य रहस्यमयी शक्तियां थीं। अधीश ने हाँ में सिर हिलाया और उत्तर दिया, जी गुरुजी, मैंने भाग्य के दूसरे स्तर के सभी मंत्रों को स्थिर कर लिया है और मैं दूसरे स्तर का मांत्रिक बन गया हूं। गुरु सूर्यभान ने फिर एक गहरी सांस ली, लेकिन इस सांस में राहत घुली हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ विचित्र घटते हुए देखा था। अधीश जब कुर्दमान के लिए मंदार से निकला था, तब सिर्फ प्रथम श्रेणी का मांत्रिक था और इस छोटी सी अवधि में उसने दूसरी श्रेणी प्राप्त कर ली थी। ये गति अतुलनीय थी, यहां तक कि विक्रम भी इतना तेज नहीं था। विक्रम क्या, अधीश की ये उपलब्धि अन्य बहुत से मांत्रिक छात्रों से भी अधिक बड़ी थी। दूसरे मंत्र विद्यालयों में भी ऐसा कोई छात्र कई सालों से नहीं देखा गया था जो अधीश के जितना प्रभावशाली हो। गुरु सूर्यभान ने पूछा, अधीश मुझे बताओ, ज्वालामुखी मृत्तिका के अलावा इस बार तुमने और क्या हासिल किया है? एक नजर से गुरु सूर्यभान जानता था कि अधीश ने शायद वो विशेष मिट्टी प्राप्त कर ली थी और पृथ्वी शरण का निर्माण भी पूरा कर लिया था, नहीं तो वो वापस नहीं लौटा होता और उनका बनाया रक्षा कड़ा नष्ट हुआ था,
जो इस बात का संकेत देता था कि अधीश को बेहद खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। अधीश एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गया। शायद गुरु सूर्यभान अब तक प्रज्वलन के बारे में जान नहीं पाए थे और अधीश को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। गुरु सूर्यभान के तीसरे नेत्र के खिलाफ प्रज्वलन ने खुद एक कवच बना लिया था ताकि अधीश की चेतना में उसका पता न लगाया जा सके। साथ ही अधीश निखिल चंद्र के जहाज के बारे में भी अभी किसी को बताना नहीं चाहता था। हालांकि मंदार एक बहुत सुरक्षित और विश्वसनीय जगह थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि अपनी शक्तियों को इस तरह प्रकट नहीं करना चाहिए। अधीश ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने एक और अंधेरी शक्ति प्राप्त की है जिसका नाम है पवन दीप्ति। इसकी गति बहुत तेज है, यहां तक कि 7वीं श्रेणी के मंत्रों के साथ भी इसे जोड़ सकते हैं और तब इसकी गति की बराबरी किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकेगी। अपनी बात खत्म करके अधीश ने मंत्र का पुलिंदा निकालकर गुरु सूर्यभान को दिखाया। गुरु सूर्यभान उत्सुकता से उस मंत्र को देखने लगे और थोड़ी देर बाद बोले, बधाई हो अधीश, ये तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली अंधेरी शक्ति है, लेकिन इसे अपने पास संभाल कर रखो और आइंदा इस तरह लापरवाही से इस मंत्र को बाहर मत निकालना। ये मंदार में भी सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। गुरु सूर्यभान बेहद गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने मंत्र अधीश को वापस दिया और अधीश ने जल्दी से उसे छल्ले में रख दिया। अधीश खुद इस मंत्र के महत्व को जानता था। इसी मंत्र की सहायता से मांत्रिक बम्मन का आत्मविश्वास इतना अधिक था कि वो निखिल चंद्र के जहाज पर जा पहुंचा था। इस मंत्र के रहते 9वीं श्रेणी का मांत्रिक भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अधीश बोला, गुरुजी, आप चाहें तो इस मंत्र को रख सकते हैं, यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अधीश जानता था कि गुरु सूर्यभान कई बार इस तरह की स्थिति का सामना कर चुके हैं जहां तुरंत बचाव की जरूरत होती है। हालांकि वे खुद बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी ये मंत्र उनके काम में आ सकता था। वे निश्चिंत तौर पर अधीश से अधिक कुशल और योग्य थे। गुरु सूर्यभान ने अधीश पर एक गहरी नजर डाली और कहा, अधीश, तुम बहुत विचारशील हो। यह मंत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। हालांकि इसके तीसरे चरण को 7वें स्तर के मंत्र के साथ जोड़ा जाएगा, तभी यह सबसे उच्च गति के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं सिर्फ 6ठे स्तर का मांत्रिक हूं और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस जीवन में मैं कभी 7वीं श्रेणी प्राप्त कर सकूंगा, और इसके पहले 2 चरण वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं हैं। उनकी बात सुनकर अधीश थोड़ा निराश हुआ। गुरु सूर्यभान का कहना सही था। उनका सामना सिर्फ 9वें स्तर के ऊपर के ही मांत्रिक कर सकते थे, और उस स्थिति में भी कई बार गुरु सूर्यभान ने अपने एक अंधकार नेत्र की सहायता से ही विजय प्राप्त कर ली थी। उसने चुपचाप अपना मंत्र वापस रख लिया। गुरु सूर्यभान मुस्कुरा रहे थे। साफ था कि वे अधीश की सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अचानक ही वे कुछ गंभीर हो गए और बोले, अधीश, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अधीश उत्सुक हो उठा। ऐसी कौन सी बात थी जो गुरु सूर्यभान इतने गंभीर हो गए थे? क्या बताने जा रहे थे गुरुजी उसे? क्या यह अधीश के लिए एक और परीक्षा बनने जा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।